बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैनब है और मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल एक ऐसे घर में गुजारे जहां हर दीवार मेरी ज़िम्मेदारियों की गवाह थी। हर कोना मेरी थकन से वाकिफ़ था, लेकिन जब पहली बार मैंने इस शहर में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर रुकी हुई सांसों को आज़ाद किया। जैसे कोई कह रहा हो, अब तो अपने लिए जी। पुराने गांव की मिट्टी और आलूदा हवा से दूर मैं चाहती थी कि इस नए माहौल में खुद को महसूस करूं, एक नई शुरुआत करूं। इसी शहर में मेरी बचपन की सहेली मरियम रहती थी। जब बरसों बाद इससे मिली तो वो वैसी ही सादा सीधी और साफ दिल वाली लगी। इसकी मुस्कुराहट में वही अपनायत थी जो वक्त गुजरने के बावजूद चमक रही। हमारी बातों में वक्त कब गुजर गया पता ही न चला। जब मैं जाने लगी तो इसने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, ऐसे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। इसका नौजवान नौकर बिलाल इसके साथ नहीं जा सकता। इस दुनिया में इसका कोई नहीं और वो नहीं चाहती कि वो अकेला रहे। क्या तुम इसे कुछ दिन अपने घर रख सकती हो? इसकी आंखों में जो झिझक थी वो मेरी आंखों में यकीन बनकर उतरी। मैंने बगैर सोचे सर हिला दिया। इस शाम जब मैं घर लौटी तो बिलाल भी मेरे साथ था। वो लंबा, दुबला और गहरी आंखों वाला लड़का था। इसकी मौजूदगी में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो, अब सिर्फ देख रहा हो। मैंने इसे इसका कमरा दिखाया, वो फ़ौरन काम में लग गया। थोड़ी देर बाद इसने मेरी तरफ देखा और नरम लहजे में पूछा, किचन कहाँ है? मैं खाना बना दूँ? इसकी सादगी मुझे अच्छी लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, सुबह का खाना बन चुका है, अब सिर्फ शाम का बनाना होगा। तुम जाकर आराम करो। वो सर झुकाकर चला गया और मैं भी हल्की नींद में डूब गई। जब खुली आँख तो वही मेरे सामने खड़ा था, हाथ में चाय का कप लिए। इसकी आंखों में खलूस और चेहरे पर इज्जत थी। चाय का एक घूंट जैसे मेरी थकी हुई रूह पर ठंडी फवार बनकर गिरा। मैं कप रखते हुए इसकी तरफ देख रही थी। न जाने क्यों दिल चाहा कि इस एहसास को कुछ देर और महसूस करूं। इस रात मेरे जिस्म में अजीब सी जकड़न थी। दिल चाहा कि किसी से कहूं, किससे जो सुने बगैर कुछ कहे, मेरी थकन भर जिस्म को सुकून दे। मैं खामोशी से तेल की बोतल ला कर आई। बिलाल, ज़रा मेरे कंधों पर तेल लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। इसने बगैर कुछ कहे सर झुकाया और मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही इसकी उंगलियों ने मेरे कंधों को छुआ, लगा जैसे कोई रुकी हुई सांस फिर से बहने लगी हो। इसका लम्स आहिस्ता आहिस्ता पूरी पीठ पर फैलने लगा। हर दबाव के साथ ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर की थकन को खींच रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर हर एहसास साफ महसूस हो रहा था। इसके आंखों की गर्मी मेरी साड़ी की हल्की तहों से गुजरकर मेरी जिल्द को छू रही थी, जैसे कोई हवा किसी बंद खिड़की से बाहर पहली बार अंदर आ रही हो। एक लम्हा ऐसा आया जब इसका हाथ ज़रा से नीचे फिसल गया और मेरी सांसें एक पल को रुक गईं, मगर न मैंने कुछ कहा न इसने। बस इस खामोशी में सब कुछ कह दिया गया। मेरी आंखें नम थी, मगर वजह कोई दुख नहीं, बल्कि वो लम्स था जो बरसों बाद किसी ने इस नरमी से दिया था। वो रात यूं ही गुजर गई। इसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक खामोश कबूलियत थी और मेरी खामोशी में पहली बार सुकून था, ऐसा सुकून जो लफ्ज़ों में परे था। इस दिन जब मैं सोफे पर बैठी थी, शाम की खामोशी मेरे इर्द गिर्द फैली हुई थी, तो न जाने क्यों दिल चाहा कि बिलाल से बात करूं। मैंने नरमी से पूछा, तुम मरियम के यहाँ कब से काम कर रहे हो? वो धीमे लहजे में बोला, लगभग 5 साल हो गए मालकिन। इसकी आवाज़ में ना बोझ था ना कोई ख्वाहिश, बस एक सादगी जो मेरे दिल में उतर गई। सच कहूँ तो इसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी कुछ आसान हो गई थी, क्योंकि नए शहर में भी घर की सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ रही थी। मेरा असल मकसद था अपने शोहर के साथ वक़्त गुजारना जो गांव में रहता था, तो और मैं चाहती थी कि हम इस शहर में एक नया आगाज़ करें।
मगर इस रात जब मैंने खुद को ख़ास तौर पर तैयार किया, हल्की साड़ी पहनी, थोड़ी लिपस्टिक लगाई और थोड़े जोश के साथ इसके पास गई तो लगा जैसे अब कुछ नया होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं इसके करीब पहुंची, वह मुंह मोड़कर लेट गया। मेरी आंखों में सवाल थे मगर अल्फाज न निकले। इसके ठंडे लहजे ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। इसने कहा, मुझे तुम्हारे पास आने की ख्वाहिश नहीं होती। ये सुनकर मैं साकत रह गई और जब मैं कुछ बोलने ही वाली थी, इसने बर्फ़ जैसे अल्फाज कहे, तुम्हारा मोटापा ही वजह है। इस लम्हे मेरी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि खुददारी की शिकस्त थी। मैं बगैर कुछ कहे वहाँ से उठी और बाहर आकर अंधेरे हाल में बैठ गई। मेरी आंखें भीग चुकी थीं और दिल में एक अनजाना दर्द हलचल मचा रहा था। तभी बिलाल मेरे सामने आया, हाथ में पानी का गिलास था। इसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा जैसे चाहता हो कि मैं कुछ कहूँ। मैंने गिलास थामा, एक लंबा घूंट लिया और बस इतना ही कहा, मगर वो अब भी वहीं खड़ा था। मैंने खाली गिलास इसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन इसने इसे लेने के बजाय अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया और मेरे गालों पर बहते आंसू को बहुत नरमी से पूंछ दिए। इसके इस छोटे से लम्स में न जाने क्यों एक अपनायत थी जिसे मैं बरसों से तलाश कर रही थी। इसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, जैसे वो कह रहा हो कि मैं तुम्हारा दर्द सुनने नहीं समझने आया हूँ। इसने धीरे से पूछा, आप क्यों रो रही हो? और मैं जानती थी कि अब खुद को संभालने की कोई वजह नहीं बनती। मैं टूट चुकी थी और सिर्फ वही था जो मेरे लफ्ज़ों के बगैर भी मेरी बात सुन पा रहा था। मैंने इसे सब कुछ कह दिया, वो सब जो मेरे अंदर बरसों से दबा हुआ था। और जब मैंने अपना दिल खोल दिया तो इसने ना मुझे दिलासा दिया ना हमदर्दी, सिर्फ एक मुस्कुराहट दी और कहा, इसमें रोने वाली क्या बात है मालकिन? मरियम मैडम तो रोज़ वर्जिश करती हैं, तभी तो इतनी फिट हैं। आप भी कुछ ऐसा शुरू कीजिए, फिर देखना आप किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लगेंगी। इसकी बातों में मजाक तो था, मगर इन अल्फाज के नीचे एक सच छुपा था कि एक ऐसा एतमाद जो सीधा मेरे दिल में उतर गया। मैं इस एहसास को अपने दिल में बसा चुकी थी और इसी रात मैंने खुद से वादा किया, अब मैं वो ज़ैनब नहीं रहूँगी जो सिर्फ सहती है, बल्कि वो बनूँगी जो अपने अधूरे हिस्सों को खुद मुकम्मल करेगी। अगले दिन मेरा शौहर बैरून मुल्क जा रहे थे। मैं मुस्कुरा कर इन्हें रुखसत कर रही थी, मगर अंदर एक आग थी जिसे अब मैं दोबारा नहीं चाहती थी। इनके जाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैंने अपने अंदर की खामोशियों को तोड़ना शुरू कर दिया और बिलाल से सीधा कहा, मुझे मेरा वज़न कम करने में मेरी मदद चाहिए। वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगे। इसने बगैर किसी सवाल के सर हिलाया और बोला, वादा मालकिन। अगली सुबह से मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दी। मैंने इंटरनेट से ज़ुम्बिया सीखना शुरू किया और जैसे जैसे जिस्म पसीने से भीगता गया, वैसे वैसे दिल के अंदर छुपी थकन भी बहती गई। हर सुबह जब मैं वर्जिश करती, बिलाल मुझे देखता नहीं था, बल्कि इसकी मौजूदगी में एक खामोश तवानाई थी जो हर पल मुझे छू रही थी। जैसे वो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि मेरी हर कोशिश में मेरे साथ चल रहा हो। इब्तदाई जोश में जब मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरी रूह को नया जन्म मिल रहा हो, लेकिन जिस्म शायद इतनी तेज़ी से बदलने के लिए तैयार नहीं था। हर दिन की वर्जिश मेरे अंदर की रुकी हुई थकन को बाहर निकाल रही थी। चौथे दिन जब उठी तो जिस्म का हर हिस्सा जैसे चीख रहा था। मेरी रानों में जलन थी, पीठ में खिंचाव और तलवों में जैसे कोई भारी बोझ उतर आया था। इस दिन जब मैंने बिलाल को आवाज़ दी तो मेरी आवाज़ में खुद ही थकन छलक रही थी। बिलाल, मेरे पाँव की मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वो खामोशी से आया, घुटनों के बल बैठा, तेल अपनी हथेलियों पर रगड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे तलवों पर फैलाने लगा। जैसे ही इसकी उंगलियां मेरे पाँव की उंगलियों के बीच पहुंची, एक झुरझरी सी दौड़ गई। ना इसके लम्स में कोई झिझक थी, ना मैंने इसे रोकने की कोशिश की। इसकी उंगलियों की रफ्तार में एक ठहराव था, एक ऐसी गर्मी जो मेरी थकी हुई रगों को खोल रही थी। हर दबाव में एक अनजाना सुकून था, जैसे वो मेरी थकन नहीं मेरा माजी पढ़ रहा हो। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और जिस्म जैसे किसी भरोसे के सुपुर्द हो गया। इस लम्स में ना कोई आशिकानापन था,
न नौकरी का रिश्ता, बल्कि एक ऐसा साथ था जो कुछ कहे बगैर सब समझ रहा था। इस रात जब मैं सोई तो मेरे पाँव का दर्द नहीं जागा, बस दिल में एक हल्का सा सुकून बचा रह गया। अगली सुबह जब उठी तो दर्द पूरे जिस्म में फैल चुका था, मगर मैं फिर भी लड़ी, कुछ न कहा, बस वर्जिश जारी रखी। जब अगली बार बिलाल मेरे पास आया तो इसने नरमी से कहा, मालकन, मैं मरियम मैडम की पूरी बॉडी मालिश किया करता था, अगर आप चाहें तो वैसे ही मालिश मैं आपकी भी कर सकता हूँ। मेरी आंखों में थोड़ा सा शक था, मगर इसकी निगाहों में कोई लालच नहीं, बस एक साफ सच्चा अपनाइयत का जज्बा था। और शायद मुझे भी अब किसी की देखभाल की ज़रूरत थी। मैंने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे की इस कुर्सी पर बैठ गई जिस पर खिड़की से हल्की धूप पड़ रही थी। मैंने अपना ब्लाउज ज़रा सा आगे सरकाया ताकि वो मेरी पीठ तक पहुंच सके। जैसे ही इसकी हथेलियों ने मेरी पीठ को छुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह में उतर करने की इजाज़त मांगी हो, और मैंने खामोशी से इजाज़त दे दी। इसकी उंगलियां नरम थी, मगर इनकी हरकत में असर था। वो न बहुत ज़ोर से दबा रहा था, ना ही बहुत हल्के से, बस इतना जितना मेरी जिल्द को सुकून दे सके। मैं कब हल्की नींद में चली गई मुझे खुद मालूम ना हुआ, लेकिन इस रात मुझे पहली बार लगा कि कभी कभी कोई इंसान सिर्फ अपने लम्स से ही सब कुछ कह सकता है। अगली सुबह मैं खामोशी से इसके कमरे की तरफ बढ़ी, ये देखने के लिए कि वो जागा है या नहीं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो नहाने जा रहा था। इसके बाल गीले थे, चेहरा पानी की बूंदों से भीगा हुआ था, और इसके सीने से बहती बूंदें इसकी शर्ट को इस तरह भगो रही थी जैसे किसी ने इसे चुपके से छू लिया हो। मैं इसे देखती रही, न जाने क्यों, शायद इसलिए कि इसमें इस वक्त एक मासूमियत भी थी और एक पुख्तगी भी। और जब मेरे होंठों से बेसाख्ता निकला, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूँ, तुम्हारी पीठ पर साबुन लगा देती हूँ, तो ना वो हंसा न चौंका, बस एक पल के लिए रुक गया और फिर धीरे से बोला, मालकन, इसकी ज़रूरत नहीं। इसकी आंखों में संजीदगी थी, लेकिन मेरी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, तुम तो मेरी उम्र के बेटे जैसे हो, मुझे माँ जैसा समझो। और लेकिन इसके चेहरे की संजीदगी बदल गई और इसने मेरी आंखों में सीधा देखकर कहा, मालकिन, आप एक बात भूल रही हैं, आपका बेटा 8 साल का है और मैं 21 का। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। इसकी आवाज़ में ना कोई गुस्ताखी थी, ना कोई बेअदबी, सिर्फ एक गहरी सच्चाई थी जिसने मेरे अंदर कहीं बहुत धीरे से हलचल मचा दी थी। और इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते उम्र से नहीं बनते, वो तो सिर्फ नज़र से, नज़र मिलने से और नज़र अंदाज ना होने की ज़रूरत से जुड़ जाते हैं। और शायद मैं भी इस एहसास को रोकना नहीं चाहती थी। इस रात जब मैंने खुद को अपने कमरे में अकेला बंद किया तो दिल में डर सा ज़्यादा उलझन थी, क्योंकि जो हुआ इसने मेरे अंदर एक तूफ़ान सा बर्पा कर दिया था। लेकिन सुबह जब उठी तो किचन से नाश्ते की खुशबू आ रही थी और बिलाल हमेशा की तरह टेबल लगा रहा था। इसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी, ना कोई सफाई देने की कोशिश। मैंने भी कुछ ना पूछा। इस दिन मैं रोज़ की तरह हाल में ज़ुम्बा डांस करने लगी। मेरे जिस्म से बहता पसीना जैसे मेरे अंदर की बेचैनी को बाहर निकाल रहा था। डाइनिंग टेबल के पास बिलाल खड़ा था, सर झुकाए, हाथ पीछे किए हुए, लेकिन इसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ उठती और फ़ौरन झुक जाती, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज न मिल रहे हों। मैंने रक्स रोक दिया और सीधी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब मैं गुस्लखाने से बाहर आई तो देखा कि वो नाश्ते की प्लेट लेकर मेरे कमरे में आ चुका था। दरवाज़ा खुला था, मगर मैं इसे पहले ही कह चुकी थी कि बग़ैर इजाज़त अंदर ना आए। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, बिलाल, अगली बार बग़ैर इजाज़त मेरे कमरे में मत आना। वो खामोश सर झुकाए खड़ा रहा, जैसे इसने अपनी गलती मान ली हो। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मालकन, एक बात कहूँ, आप चाहें तो नाराज़ ना होना। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी हद पार किया, लेकिन कभी कभी कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज से रोका नहीं जा सकता। मैंने एक लम्हे को इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं था, सिर्फ एक सच था, एक ऐसा सच जो वो खुद से भी छुपाना नहीं चाहता था। मैं खामोश रही क्योंकि
मैं जानती थी कि अगर कोई रिश्ता टूटा है तो इसकी पहली दरार आंखों से ही शुरू होती है। इसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं इस घर के हर रिश्ते की हद खुद तय करूंगी, ताकि ना कोई गलत फहमी रहे, ना कोई उलझन। शाम को मैं बिलाल के पास गई और बोली, बिलाल, मैं जानती हूँ कि हमारे दरमियान एक ऐसी लकीर खिंच गई है जो ना सिर्फ दिखती है ना आसानी से मिटती है, लेकिन इस लकीर को पार करना हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी समझदारी होनी चाहिए। वो खामोश सुनता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, मालकन, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। इस दिन के बाद से इसने कभी कोई हद पार नहीं की, मगर इसकी हर हरकत में एक पुख्तगी आ गई थी। वो अब भी मेरी देखभाल करता था, लेकिन अब इसके हाथों में ठहराव था, इसकी आंखों में ज़ब्त और इसकी खामोशी में एक वादा जो लफ्ज़ों से भी ज़्यादा गूंजता था। इस रात जब दरवाज़े पर इसकी हल्की दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे अंदर एक अनजाना डर जागा, क्योंकि जो कुछ पहले हो चुका था इसकी परछाई अब भी मेरे खुद एतमादी पर पड़ी हुई थी। जब इसने सर झुकाया और बोला कि वो सिर्फ मेरे सर की मालिश करना चाहता है, तो मुझे इसके लहजे में मासूमियत से ज़्यादा एक उलझन नज़र आई। मैंने इसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, बिलाल, तुम अब जाओ, आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में मत आना। वो कुछ ना बोला, बस एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन इस रात मैं देर तक खुद से सवाल करती रही, क्या मैंने सही किया? क्या मेरे अंदर की नरमी और हमदर्दी मुझे कमज़ोर बना रही थी? मगर दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आई, जो औरत बरसों से दूसरों के लिए जीती रही, अब इसे अपने लिए भी जीना सीखना होगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो बिलाल ने नाश्ता बनाया, मगर पहली बार मुँह मिलने से गुरेज किया। इसकी खामोशी अब इज़्ज़त की नहीं बल्कि पशेमानी की थी। शायद वो खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहा था। मैंने नाश्ता किया, बगैर कुछ कहे दोबारा रक्स शुरू कर दिया, मगर आज मेरी चाल में एक नई तवानाई थी। मेरी सांसें नहीं थक रही थीं और मेरा पसीना अब शर्मिंदगी का नहीं बल्कि खुद एतमादी का था। कुछ दिनों तक हम दोनों सिर्फ ज़रूरी बात करते और आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल दोबारा मामूल पर आ गया, लेकिन अब कुछ बदल गया था। बिलाल पहले की तरह मुझे देखने से कतराता था। वो अपने काम में और ज़्यादा नफासत ले आया था, मगर इसमें अब एक दूरी थी, एक समझ जो पहले नहीं थी। एक दिन जब मैं बाग में बैठी थी, वो मेरे पास आया और बगैर ऊपर देखे बोला, मालकन, तब मैं समझ गया हूँ कि खिदमत और हदूद दो अलग चीज़ें हैं। मुझे वो लकीर पहचाननी थी जो मैंने कभी सही से देखी ही नहीं थी। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर कहा, अच्छा है कि तुमने वक्त रहते ये बात समझ ली, क्योंकि अगर तुम ना समझ पाते तो मैं खुद को हमेशा कमज़ोर समझती रहती। इस दिन के बाद हमने कभी माजी की बात नहीं की, लेकिन जो कुछ हुआ इसने मुझे एक नई सोच दी, एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें मैं खुद को बगैर किसी आंसू और पछताओं के देख सकी। और इस दिन के बाद जब भी मैं आईने में खुद को देखती, वहाँ एक ऐसी औरत खड़ी नजर आती जो अब किसी के लम्स की भूखी नहीं थी। वो खुद अपने कंधों को थपथपा सकती थी, खुद को बदल सकती थी और अपने लिए मुस्कुरा सकती थी। इस रात जब दरवाजे पर फिर इसकी हल्की दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही बिलाल खड़ा था, मगर अब इसकी आंखों में ना अदब था ना शर्म, सिर्फ एक ज़िद जो मेरे अंदर के डर और बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रही थी। इसके हाथ में तेल की शीशी थी और वो बोला, मैं सिर्फ सर की मालिश करना चाहता हूँ। लेकिन न जाने क्यों अब इसकी मासूमियत में वो सच्चाई बाकी नहीं थी जो पहले थी। इसकी आंखों में इसरार था, मगर मेरी रूह में एक अनकही चोट की कसक थी। फिर भी मैं इस लम्हे को टाल सकी और एक आखिरी बार इस पर भरोसा कर बैठी। जैसे ही इसकी उंगलियां मेरे बालों में चलने लगी, एक पल के लिए मुझे सुकून मिला, सच्चा और गहरा सुकून, जैसे बरसों बाद किसी ने मेरी थकन को समझ लिया हो। मगर इसी सुकून में एक बेचैनी छुपी हुई थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे गले से होती हुई मेरे शोर तक उतरने लगी। जब मैंने महसूस किया कि इसका हाथ मेरे बालों से नीचे गर्दन तक सिरक रहा है तो मेरी आंखें अचानक खुल गईं। मैंने पलटकर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो पहले थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जिसने मेरे अंदर तक खौफ भर दिया। और जब इसने धीरे से कहा कि वो मेरी रिबन खोल देगा तो मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने दोबारा
इस पर एतमाद किया। मैंने फ़ौरन इसे डांटा और सख्त लहजे में कहा कि कमरे से फ़ौरन निकल जाओ। इस बार मेरी आवाज़ में वो झिझक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो बगैर कुछ कहे चला गया, लेकिन मेरी नींद पूरी तरह टूट चुकी थी। रात भर मैं छत को देखती रही और सोचती रही कि एक औरत का भरोसा इतना सस्ता होता है कि कोई भी आकर इसे तोड़ दे। जब सुबह आँख खुली तो मेरी आँखों के नीचे हल्की सूजन इस बात की गवाह थी कि रूह थक चुकी थी, मगर जिस्म को अब भी संभालना था। जैसे ही मैं हाल में पहुंची, देखा कि बलाल हमेशा की तरह किचन में था, मगर अब इसकी चाल धीमी थी, इसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं और चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। लेकिन जब इसने मुझे देखा तो इसकी आंखों में गहरी नदामत थी, जैसे वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हो। मैंने कुछ न कहा। जब इसने प्लेट में नाश्ता रखा तो पहली बार मेरी आंखों में इसके लिए कोई नरमी नहीं थी। वो सुन सा रह गया, मगर बोला कुछ नहीं। मैंने चुपचाप ज़ुम्बिया डांस करने लगी और पहली बार हर कदम के साथ मैंने अपने अंदर की रूह को आज़ाद होते देखा। वो तवानाई महसूस की जो सिर्फ एक औरत महसूस करती है जब वो खुद के लिए खड़ी होती है, जब वो अपने दुख से बाहर निकलती है और अपने अंदर की रोशनी को दोबारा जगाती है। कुछ देर बाद मैंने रक्स बंद किया और बगैर कुछ कहे सीधा इसके पास गई। मैंने कहा, बिलाल, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आप तुम इस घर से जा सकते हो। इसने मेरी तरफ देखा, इसकी आंखें नम थी। वो बोला, मालकिन, मुझे एक मौका दीजिए, मैं वादा करता हूँ आप कोई हद पार नहीं करूँगा। मैंने इसी ठहराव से जवाब दिया, जहाँ जज्बात नहीं थे, सिर्फ एक साफ फैसला था। तुमने जो किया वो सिर्फ मेरे जिस्म की इज़्ज़त को नहीं बल्कि मेरे एतमाद की बुनियाद को भी हिला गया था। और किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद एतमाद होता है, जो एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। इसलिए आज मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी दूर कर रही हूँ। तुम्हें अपने दिल की इस जगह से हटा रही हूँ जहाँ मैंने तुम्हें आने की इजाज़त दी थी। वो कुछ ना बोला, बस सर झुकाया और चला गया। इसके जाते ही मेरे अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे बरसों पुरानी जंजीर टूट गई हो। इस एहसास ने मुझे वो पहचान दी जो मैंने बरसों पहले खो दी थी। इस शाम जब मैं आईना के सामने खड़ी हुई तो पहली बार अपनी आंखों में एक ऐसी औरत देखी जो आप किसी नरम बात या झूठी हमदर्दी से पिघलने वाली नहीं थी। मैं अब सिर्फ माँ, बीवी या घर वाली नहीं थी, मैं ज़ैनब थी, जो जान चुकी थी कि इसका सबसे बड़ा सहारा कोई दूसरा नहीं बल्कि वो खुद है। रात के अंधेरे में जब मरियम की हंसी और बातों की आवाज़ें मुझे गेस्ट रूम तक सुनाई दे रही थी तो मेरे दिल में बार बार एक अजीब से खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई तार है जो जुड़ नहीं पा रहा हो। हर बार जब मैं मरियम को देखती तो लगता वो अपनी दुनिया में खुश है, जैसे इसकी ज़िंदगी में सब कुछ दुरुस्त है और मैं बस एक थकी हुई परछाई हूँ जो इसके कुछ कहना चाहती हूँ मगर अपनी ही ज़ुबान से लड़ती रहती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता मरियम के कमरे के पास से गुजरी। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कमरे में धीमी आवाज़ में कोई रोमानी गीत बज रहा था और इसकी हल्की गुनगुनाहट फ़ज़ा में फैल रही थी। मैं आगे कुछ नहीं देखना चाहती थी, ना कोई गलत फहमी पालना चाहती थी, मगर मेरे अंदर का खौफ कह रहा था कि अब मज़ीद मत रुको। आप वो सच जान लो जो आँखों ने तो छुपाया मगर दिल हमेशा जानता रहा। इस रात में खुद को समेटकर अपने कमरे में आ गई, मगर नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी। मैं लेटी रही मगर अंदर उठता शोर मुझे जगाता रखे हुए था। जब सुबह की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो एहसास हुआ कि मैं एक लम्हे को भी नहीं सोई। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। मरियम चाय पी रही थी, मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे पर ना कोई थकन थी, ना कोई उलझन। इसके पास जाकर बैठी और धीरे से पूछा, मरियम, तुम बलाल को कब से जानती हो? इसने मेरी तरफ देखा और बोला, कई साल हो गए, शायद 5 या 6 साल। क्या हुआ? मैंने फ़ौरन बात नहीं छेड़ी, मगर मेरी आंखों में जो सवाल था वो पड़ चुकी थी। वो बोली, ज़ैनब, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो साफ साफ कहो, दिल में रखोगी तो खुद ही जलती रहोगी। और शायद इसी लम्हे मैंने फ़ैसला किया कि अब छुपाना नहीं चाहिए। मैंने इसका हाथ थामा और बोली, मरियम, तुम्हारे नौकर बलाल ने मेरे साथ जो किया वो मुझे यकीन की हद से नीचे गिरा देने के बराबर था। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने हाथ उठाकर इसे रोका और कहा, मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांगती, ना कोई सफाई, बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये जान लो, मैंने जिस पर
सबसे ज़्यादा भरोसा किया, इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम अपनी दुनिया में सच के साथ खड़ी रहो, ना कि धोखे में। मैंने इसे सब कुछ बता दिया, हर एहसास, हर लम्हा, हर वो बात जिसने मेरी रूह को झंझोड़ा। मरियम लंबा वक्त खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ज़ैनब मैं हैरान भी हूँ और दुखी भी, लेकिन शायद अब मुझे एक सच कहना चाहिए, वो सच जो बरसों से मेरे दिल में उलझा हुआ है। इसने चाय का कप नीचे रखा, मेरी आंखों में देखा और बोली, बिलाल ने मेरे साथ भी कभी हदूद पार करने की कोशिश की थी। तब मैंने सोचा था कि शायद वो मेरे अकेलेपन को कमज़ोरी समझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन मैंने इसे माफ़ कर दिया था, ये समझकर कि मैं सिर्फ इसकी मालकिन हूँ और वो यही बात समझ जाएगा। लेकिन आज तेरी बात सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तब जो नज़रअंदाजी की थी वो आज तुझ पर भारी पड़ गई। मरियम की आंखें नम थीं और मेरी आंखों में अब कोई गरूर नहीं था, सिर्फ एक ऐसी थकन थी जो बरसों से दिल में जमा थी। इस दिन हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की, न सिर्फ बिलाल के बारे में बल्कि अपने अंदर के इन जख्मों के बारे में भी जो बरसों से दबे हुए थे मगर अब रसने लगे थे। शाम डर रही थी, सूरज डूबने के करीब था। मैंने बिलाल को आवाज़ दी और साफ साफ कहा, बिलाल अब तुम यहाँ से जाओ, आज ही इसी वक्त ये घर अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर कुछ कहे बगैर चला गया। इसके जाते ही घर के सन्नाटे में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी उतर आई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई पुरानी हवा निकल गई हो। रात को जब मैं और मरियम छत पर बैठी तो हमारी बातों में ना कोई दिखावा था, ना कोई पर्दा, सिर्फ दो औरतें थीं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा था मगर अब खुद के लिए खड़ी थीं। वो दोस्ती जो बरसों से सिर्फ हंसी में कायम थी अब आंसुओं से और ज़्यादा मुस्तहकम हो चुकी थी। और मैं जानती थी कि अब मेरी कहानी खौफ पर नहीं रुकेगी, अब वो खुद एतमादी से भरे फैसलों के साथ आगे बढ़ेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।